नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि ऊपरी वायुमंडल और निचला वायुमंडल। यानी ऊपरी वायुमंडल को क्या कहते हैं? वायुविज्ञान, और निचले वायुमंडल को बोलते हैं ऋतु विज्ञान। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं वायुमंडल को। ठीक है, साथ साथ सभी लोग नोट्स बना लें। दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएंगे छोटे छोटे टॉपिक। वायुमंडल क्या है? देखो, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विस्तृत वायु को वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक साफ आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपना थोड़ा ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो अब मान के चलिए ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इसके ऊपर देखो सभी तरीके, ये क्या रही है? वायुमंडल है। इतनी दूरी तक मान के चलो, एक अंदाज लगा लो, ये वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक क्या है? ऊपरी, और एक क्या है? निचली परत। यानी कि निचली परत ये जो पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो परत है, ये वाली, ये क्या है? निचली परत, और ये क्या है? ऊपरी परत। ठीक है, तो इस ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? वायुविज्ञान। और ये निचली जो परत है जो पृथ्वी के नज़दीक है, इसको बोलते हैं ऋतु विज्ञान। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि ऋतु विज्ञान कहाँ है और वायु विज्ञान कैसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, ठीक है, ये तो आपने यहाँ तक समझ लिया कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विस्तृत वायु को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। कैसे अभिन्न अंग है? अगर मान के चलो वायु नहीं होती तो क्या यहाँ पे जीवन होता? नहीं होता। पेड़ पौधे होते? बताओ, कमेंट्स करो। पौधे होते? नहीं होते। ठीक है, और जो सूरज से जो किरणें आ रही होती वो सीधे आ रही होती, और सीधे आ रही होती तो यहाँ पे जीवन संभव हो नहीं सकता। और जो आसमान का आप रंग देख रहे हो कैसा दिखाई देता है? नीला। तो वो क्या हमको देख सकते? क्या वो नहीं देख सकते? यानी कि आसमान का रंग भी हम नहीं देख सकते। आसमान का सुंदर रंग नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि हम अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो हम आसमान देख सकते, ना यहाँ जीवन होता, ना हम होते, ना आप होते। ठीक है, तो अब देखो, ये तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ।
अब बच्चों आगे चलते हैं। अब है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, यानी कि जब वायुमंडल है, हवा है, अब खाली हवा तो होगी नहीं, हवा है तो उसमें कुछ ना कुछ गैसें भी होंगी। अब आप देख रहे हो इतने मोटर, वाहन, गाड़ी सब चल रही हैं, तो इनमें से कुछ तो गैसें निकलती होंगी। अब ये कुछ गैसें मान को इसमें से निकल रही हैं, कुछ गैसें पहले से थी मौजूद, और कुछ है जो वायु यानी कि वातावरण के परिवर्तन से होती हैं। तो यानी कि ये जो गैस हैं, कौन सी गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस कितनी मात्रा है इसकी, कोई बता सकता है? 78.8%, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की मात्रा है बच्चों 20.95%। नहीं लगाऊंगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है ऑर्गन, ऑर्गन की मात्रा है 0.93%। ठीक है। अब आ जाओ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो है 0.36%, यानी कि अगर एग्जाम में आपका 0.4 भी आ जाएगा तो आप 0.4 करके आई, क्योंकि कार्बन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है। ठीक है। अगली जो है वो है नियॉन गैस। नियॉन गैस की मात्रा जो है बच्चों वह है 0.002%। ठीक है। इसके बाद आ जाओ हीलियम पे। अगली गैस जो है वो है हीलियम। हीलियम की मात्रा है 0.0005%। ठीक है। इसके बाद वायुमंडल में है फिर मीथेन गैस। मीथेन गैस की जो मात्रा है वो है 0.0002%। ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्रिप्टॉन गैस। क्रिप्टॉन की मात्रा है 0.0001%। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा है 0.00005%। इसके बाद है जेनन गैस। जेनन की मात्रा है 0.00009%। दोस्तों ये चार्ट आप बना लो, इसको याद करना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.8%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.95%। अगर कभी आपके पेपर में 21% आ जाएगा तो आप 21% को लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 20.95 नहीं होगा। ठीक है। ऑर्गन गैस वो हम आपको भी क्वेश्चन कराएंगे, जब PYQ कराएंगे तो उसमें सब बता देंगे किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है ऑर्गन गैस, यानी कि 0.93% है मात्रा इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.36 यानी 0.36%। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा लगातार वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। नियॉन गैस, नियॉन गैस की मात्रा है 0.002% और हीलियम गैस की मात्रा है 0.005%। ठीक है। इसी प्रकार मीथेन गैस की मात्रा जो है वो है 0.000%, 2%। क्रिप्टॉन गैस की 0.0001%। और हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो है वो 0.0004
4%, 5% है। जेनन की मात्रा जो है 0.00009% है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अब इन गैस के एक एक गैस के बारे में हम जानेंगे, कौन सी गैस का क्या काम है, कितनी प्रतिशत है, तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब इसको गहराई से पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हमारा टॉपिक डालते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, सबसे लिखो, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। बहुत प्यार से इशारे में आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है 78.8%। ठीक है, अब दूसरा देखो, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही, यानी कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवन की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। यानी कि वायुमंडल में, अगर वायुमंडल पृथ्वी पे उपस्थित नहीं होता तो वायु दाब है, पवन है, ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के आभास हमें नहीं होता। दूसरा लिखो नाइट्रोजन का पॉइंट, नाइट्रोजन का ना तो कोई रंग होता है और ना किसी प्रकार की गंध होती है। क्या बच्चों, नाइट्रोजन का ना तो कोई रंग होता है और ना इसमें किसी प्रकार की कोई गंध होती है, यानी कि यह रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। तो अगला पॉइंट लिखो, इसको हटा दो, लिख लें, आप लिख लेना इसको स्क्रीन रोक के। नाइट्रोजन गैस जो है यह है वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तेजी से जलने से कौन सी गैस बचाती है, तो आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। नोट करके लिख लो एक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता। ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता। अगला लिखो, नाइट्रोजन से
पेड़ पौधों में नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या होता है, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये, मैं इनको लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का विस्तार पृथ्वी पे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन जो है पृथ्वी से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारी क्या है, पृथ्वी, और नाइट्रोजन गैस का विस्तार कहाँ है, ये पृथ्वी से 128 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, आपको याद रहेगा। ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से 128 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। अब अगले चलते हैं। कौन सी गैस थी अगली, बताएं बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन गैस के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। यानी कि जब आग लगती है तो उसमें क्या होता है, बिजली की आग में पानी क्यों नहीं डालते हैं, सिलेंडर में आग लग जाए तो पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं, बुझती क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर छोटी छोटी बूंदें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो विलयन या मिक्सचर होता है, जिस कारण हम पानी से बहुत सी आगों को नहीं काबू कर सकते। क्योंकि जो आग तेल से लगी होती है तो वो लगातार जलती रहती है, पानी पड़ते ही और तेज़ी से हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। लिखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन, यानी सही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन के अभाव से हम आग नहीं जला सकते। अब हम ये चीज़ तो सभी जानते हैं कि इंसान, जानवर सब ऑक्सीजन खींचते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी अंदर जाती हैं, बाहर क्या निकल के आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ऑक्सीजन गैस जो है वो वायुमंडल में, ठीक है, आगे लिखो, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी से कुल 64 किलोमीटर तक ही मिलेगी आपको, 64 किलोमीटर तक फैली है। कैसे है वो अभी समझाते हैं। यानी कि पृथ्वी पे अच्छी खासी है, हम लोगों का जीवन है,
अब एरोप्लेन उड़ता है वहाँ तक भी हम जाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन है। आपने देखा होगा एरोप्लेन में सफ़र किया होगा, नहीं किया हो तो चाचा ताऊ मामा पापा किसी ने किया होगा, सुना होगा कि जब हवाई जहाज़ बहुत ऊपर चला जाता है तो जो वहाँ आपके एयर होस्टेज है वो क्या करती है, एक सलाह देती है ऑक्सीजन मास्क पहनने का, कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जब ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो ऑक्सीजन मास्क पहनने की सलाह दी जाती है जिससे कि किसी का जीवन खतरे में ना पड़े। ठीक है, तो जैसे ही 16 किलोमीटर, यानी कि मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से एरोप्लेन, ये मान लो एक ये हो गया 164 और एक है 120, यानी कि पृथ्वी से जो 16 किलोमीटर तक की जो ऊपर बढ़ेंगे आप, कितना 16 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन खूब अच्छी मिलेगी, और 16 किलोमीटर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। 16 के बाद 64, यानी कि 64 किलोमीटर तो जो है यहाँ तक तो वायुमंडल यानी ऑक्सीजन मिलेगी आपको 64 किलोमीटर तक। इसके बाद ऑक्सीजन बहुत नाम मात्र की होगी मात्रा, जिसको हम बिना उपकरण के सांस नहीं ले सकते। ठीक है, नाम मात्र की ऑक्सीजन मिलेगी 120 किलोमीटर, यानी कि 64 से लेके 120 किलोमीटर तक, और 120 किलोमीटर को हम जैसे ही पार करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का एक भी कण नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार अगली गैस पे चलते हैं। अगली गैस है बच्चों ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में उम्मीद करते हैं आप सभी जानते होंगे, क्या है ओजोन गैस। अगला है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, जो पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद न्यून हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओजोन गैस का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन गैस का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। देखो कैसे अवशोषित करती है, जैसे मान के चलो ये सूर्य है, ठीक है, खूब तेज रोशनी फेंकेगा। अब जैसे मान के चलो आपके घर में एलईडी बल्ब लगा है, एलईडी बल्ब के ऊपर का जो आप सामने की वाइट प्लास्टिक लगे उसको हटा के साइड कर दो, तब वो कितनी तेज़ रोशनी देती है, एकदम आंखों पे चुभती है। ठीक है, तो जो सफ़ेद, जो बल्ब के आगे, जो सफ़ेद एलईडी के आगे जो सफ़ेद प्लास्टिक लगी है, तो वो हमारे ओजोन गैस जो है वो उसी परत, उसी प्लास्टिक का कार्य करती है। ठीक है, कैसे मान के ये है सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक, अब यहाँ से किरणें सीधे आती हैं, ठीक, इस तरीके से हमारे बीच में है ओजोन गैस। अभी आपको शू अच्छे से स्पष्ट होगा, ये बीच में ओजोन गैस है। ठीक, यहाँ से मान के चलो ऐसे आई और पृथ्वी तक आते आते ओजोन गैस में फंस गई है, अब पृथ्वी तक आके आगे ऐसे आई। ठीक, ये इस तरीके से आई और पृथ्वी तक आते 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 ओजोन गैस के कारण छन गई और ये परावैंगनी किरणों को रोक लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से किया और यानी कि यहाँ छान दिया इसको, यानी कि यहाँ से तो ये इस तरीके से आ रही है। ठीक, और आते आते जब इसे गैस, कितनी सारी गैस है वायुमंडल में, ओजोन गैस जो है इस कारण इसके लेयर को ना हल्का कर देती है, ख़त्म तो नहीं कर सकती सूर्य की रोशनी को। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, छान दे रही है, छन के आ रही है। तो ये क्या है, इससे हमें अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। ठीक, ओजोन गैस जो है अब पृथ्वी की सतह से, यह पृथ्वी की सतह से
10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ओजोन गैस की अगर मान के चलो ओजोन गैस ना होती तो पृथ्वी पे क्या होता? वही परावैंगनिक किरणें इतनी होती कि यहाँ जीवन संभव नहीं होता। देखो अगर ओजोन गैस नहीं होती, यानी कि देखो मान के चलो, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी समझाता हूँ आपको। देखो अगर यदि ऐसे कर लो, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम होने पर, यानी कि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम होने पर सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें अभी देखो कैसे आ रही हैं। आपने देखा अभी यहाँ आ तो परावैंगनिक किरणें ज़्यादा मात्रा में रही, लेकिन ओजोन परत के माध्यम से ये कम हो जा रही है। ठीक है, अब ये ज़्यादा मात्रा में जब शरीर के पहुँचेंगी पृथ्वी पर, क्या लिखा, यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम होने पर सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आएंगी, तो इससे क्या होगा बच्चों, क्या नुकसान होगा बताओ जरा, किसी को पता है तो वो ज़रूर कमेंट्स करें। जो बच्चे आप लोग बैठे हैं आप बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगी, ये पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा पे आएंगी, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को फैला सकती हैं। तो ये थे बच्चों, हमने पढ़ा यहाँ पे ओजोन परत के बारे में पढ़ा, ओजोन यानी ओजोन गैस के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी पृथ्वी पे कौन सी गैस किस प्रकार कितनी मात्रा में आ रही है या कितनी मात्रा में जा रही है। ठीक है, तो आगे अभी और पढ़ते हैं इसी के ओजोन गैस के बारे में। तो बच्चों देखो, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक से एनसीईआरटी लेवल में पढ़ा रहा हूँ, जो बार बार आपके पेपर में पूछेगा। यानी कि आप रट्टा ना मारो, बेस मजबूत करो। जब आपका बेस मजबूत होगा तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन हिला कर आओगे, और अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो एग्ज़ाम में आप हिल कर आओगे। ठीक है, आप बस यही देखोगे, लेंटर की तरफ देखोगे या गेट की तरफ देखोगे या एक दूसरे के मुंह देखने की कोशिश करोगे। ठीक, तो आप अपना बेस मजबूत रखें। टोटल आपको क्या करना है, बेस पर ध्यान देना है, अपना बेस मजबूत करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं जल वाष्प के बारे में। यानी कि
वायुमंडल में क्या है, जल वाष्प भी है। ठीक है, तो वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। ठीक है, जल वाष्प गैस ऊंचाई के साथ घटती जाती है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक है तो जल वाष्प अधिक होगा, पृथ्वी के ऊपर जाएगी तो जल वाष्प कम हो जाएगा। पृथ्वी यानी कि वायुमंडल में जल वाष्प गैस 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखो, वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। अभी हम इसके बारे में MCQs, PYQ, ठीक है, सब चर्चा करेंगे इसकी अगली क्लास में। ठीक, तो जलवाष्प गैस ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है, यानी कि जलवाष्प जो है गैस ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, यानी कि जलवाष्प जो है वो ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, जलवाष्प जो है वायुमंडल में, यह है, ऐसे लिख लो यहीं पे, यह है वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है, वायुमंडल यानी कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में 90% नहीं 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। और जो संपूर्ण यानी कि यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, यानी कि वायुमंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना, ध्यान से देखना इसको। वायुमंडल में जो यानी कि संपूर्ण जलवाष्प, यानी कि जो 100% जलवाष्प है, यानी कि संपूर्ण जलवाष्प का 90% जो हिस्सा है, 90% हिस्सा 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 90% हिस्सा 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। अब देखो, अब आपने देखा है कि मान के चलो बादल होते हैं, वर्षा होती है, ठीक, और कोहरा पड़ता है, सुबह सुबह ओस, आपने देखा सुबह सुबह ओस की नमी होती है, तो ये किसके कारण है, यानी कि जलवाष्प के संघनन, जल संघनन। ठीक है, मतलब पिघलना। कह सकते हैं तरल अवस्था में आना।
ठीक है, यानी कि तरल अवस्था, यानी कि जल वाष्प का संघनन, यानी जब ये तरल अवस्था में आएगा तब क्या होगा, मान के चलो अभी हवा में दिख नहीं रही है, जब ये वायुमंडल थोड़ी सी शांति हुई, रात में क्या होता है देखो मौसम थोड़ा शांत हो जाता है, तब सुबह को आपको देखो कोई भी चीज़ आप बाहर रख दो तो यार छत पे भी थोड़ा थोड़ा लगेगा कि बारिश हुई है, या थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे मान के चलो कपड़ा रख दिया तो गीले हो गए, यानी कि बादल बन रहे हैं, ओस गिर रही है, कोहरा पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जलवाष्प के संघनन होने के कारण पृथ्वी पर बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, बर्फ पड़ना, हिम आदि का निर्माण किससे होता है बच्चों, जल वाष्प से होता है। ठीक है, यानी कि जल वाष्प के कारण ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, ज़्यादातर वो जल वाष्प के कारण ही होती हैं। ठीक, आगे अगला देखते हैं, इसी में आगे इसको मिटाते हैं। इसका एक कार्य और है, जलवाष्प जो है सूर्य से आने वाली किरणों को कुछ हद तक अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जलवाष्प जो है सूर्य से कुछ किरणें आती, जैसे मान के चलो बीच में जलवाष्प है, उधर सूर्य आ रहा है तो छन के आ रही है उसकी किरणें। ठीक है, जिस प्रकार ओजोन परत से ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस से किरणें छड़ के आ रही हैं, ठीक है, ऐसी जलवाष्प भी किरणें छड़ के आ रही हैं। ठीक है, तो अब जलवाष्प क्या करता है, यानी कि पृथ्वी, जैसे मान के चलो जलवाष्प जो है यह है वाष्प पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। ठीक है, जलवाष्प क्या करता है, यानी कि पृथ्वी पे जो यानी कि यहाँ से जो कुछ जो चीज़ यहाँ से जा रही है उसको बाहर नहीं जाने देता है, और बाहर की चीज़ें जो हैं उसको छान के अंदर आती हैं गैस, जैसे कि मान के चलो आपका क्या रह गया, पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें जो आ रही हैं। जलवाष्प क्या है, जलवाष्प पृथ्वी पर एक प्रकार के कंबल का कार्य कर रही है। यानी कि आप कंबल ओढ़ लेते हैं तो आपको ऊपर की सर्दी अंदर नहीं जाएगी और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है।
ठीक है बच्चों, ना तो जलवाष्प के कारण ना पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो पाती है और ना ही गर्म हो पाती है। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि ये पृथ्वी के तापमान को बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है। अब देखो, नोट करके लिखो, नोट करके डालो। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? CO2 व जल वाष्प उत्तरदायी है। ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अगला टॉपिक हम इसी का पढ़ते हैं, धूल कण। ठीक है, इसको हटाते हैं। धूल कण क्या है बच्चों? धूल कण को आप हमें बताओ जिसको पता है। ठीक, धूल कण धूल कण ये क्या है? ये पृथ्वी के यानी हमारे वायुमंडल में निचले भाग में स्थित रहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग में स्थित रहते हैं, फिर भी समवहनीय कारणों से यह बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं। ठीक है, ये संवहनीय कारणों से ये बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। ठीक है। अब धूलकण के स्रोत क्या क्या हैं देखो जरा, कहाँ से आते हैं धूलकण? ठीक है, ये तो हो गया समुद्री नमक, ठीक है। दूसरा है महीन मिट्टी, महीन मिट्टी हो गई। धुएं की कालिमा, राख, ठीक है। उल्काओं के टूटे हुए कण जो वायुमंडल में रहते हैं, ठीक है, तो क्या है, धूल कण का कारण बनते हैं। अब हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बताओ? बताएगा कोई? आकाश तो काला है, बल्कि आसमान का तो कोई रंग ही नहीं है। ठीक है, तो आसमान जो है धूल कणों के कारण हमें काला दिखाई देता है। आसमान धूल कणों के कारण
नीला दिखाई देता है। आसमान जो है धूल कणों के कारण ही नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे टॉपिक। ठीक, ये हमने जाना कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल में आपने देखा धूल कण भी हैं, जल वाष्प भी है, और ऑक्सीजन को भी आपने देख लिया, नाइट्रोजन को भी देख लिया। ठीक है, और आपने हमारे जल वाष्प को भी देख लिया। अब बच्चों अब देखते हैं कि वायुमंडल को 5 परतों में भाग यानी कि बांटा गया है। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा अगला रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात, ये मैं आपको डेली पढ़ाऊँगा, जो कि बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, और हम आपसे छोटी सी फीस लेंगे जो आप आसानी से दे सकते हैं, जिसकी आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यही आपकी फ़ीस है इस बैच की, जो आप हमें दे सकते हैं तो दे दें, अन्यथा आपकी मर्ज़ी।